कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जहां लोग मजे से ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बार में सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस टाइम सर्जियो बार का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, ठीक उसी टाइम पर एक आदमी बार से बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है, उसे कोई सर में गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि गोली किसने और कहां से चलाई। कुछ ही देर में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। बार के अंदर मौजूद सभी लोग दरवाजे के पास खड़े होकर डेड बॉडी को देखते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी उस मरे हुए आदमी के पास नहीं जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आता। और जब बाकी लोग भी अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक करते हैं तो उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता, जैसे किसी ने जैमर लगा दिया हो। ये देखकर वे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी इस बार का क्लीनर डिसाइड करता है कि वो उस मरे हुए आदमी के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी के पास आता है तभी उसे भी कोई शूट कर देता है। यह देखकर बार के अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें गले में अटक जाती हैं और डर के मारे जमीन पर लेट जाते हैं ताकि स्नाइपर उन्हें शूट न कर सके। सभी को एक बात समझ आ जाती है कि बार से बाहर जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। वे लोग टीवी ऑन करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं चल रही होती। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मैड्रिड जैसे बड़े शहर के बीचों बीच 2 लोगों को सड़क पर गोली मार दी गई, लेकिन इसके बारे में टीवी पर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। जैसे ही उनकी नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो चुकी होती हैं और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया गया होता है। सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी सीटूर कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने हम सबको किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। तब सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई बॉम्ब हो और सरकार उसे पकड़कर मारना चाहती हो ताकि वो यहाँ से बाहर जाकर पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट न कर सके। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है, वो चुपके से अपने पैर से एक ब्लैक कलर के बैग को छुपा देता है। ऐसा करते हुए सर्जियो उसे देख लेता है। अब सर्जियो को यकीन हो जाता है कि नाचो एक आतंकवादी है, जरूर उसके बैग में कोई बॉम्ब होगा। वह सबको नाचो को पकड़ने के लिए बोलता है। नाचो को पकड़ने के बाद जब ये लोग उसके बैग को छीन लेते हैं, तब नाचो कहता है कि बैग को मत खोलो, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते और जब बैग को खोला जाता है तो उसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। एलिना नाचो से पूछती है कि इस हार्ड डिस्क में क्या है। नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं। लेकिन एलिना उसकी कोई बात न मानते हुए उसकी हार्ड डिस्क तोड़ देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो गुस्सा हो जाता है कि तुम सब मुझ पे शक क्यों कर रहे हो, सामने एक दूसरा ब्रीफकेस भी पड़ा हुआ है, शायद उसमें कोई बॉम्ब हो। वो सबसे पूछता है कि यह ब्रीफकेस किसका है। तब सर्जियो कहता है कि यह ब्रीफकेस मेरा है और अगर मेरे ब्रीफकेस को किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन यहाँ अंड्रे नाम का एक आदमी अपनी बंदूक निकालता है और सर्जियो पर तान देता है। बंदूक के नोक के सामने सर्जियो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए बार की मालकिन अम्पारो ब्रीफकेस को उठा लेती है। लेकिन अम्पारो ब्रीफकेस खोलने से डर रही थी। तभी एक भिखारी जिसका नाम इजराइल है, वह ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर से सारा लेडीज का सामान बाहर निकलता है। सर्जियो कहता है कि मुझे यह सब बेचना पड़ता है और लोगों को मेरे इस काम के बारे में बताने में मुझे शर्म आती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसी वक्त उन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी तरह दरवाजा खोलकर बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा आदमी पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम में आया था और तब से वो यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। ये लोग इससे एक नशेड़ी समझकर वहीं पर छोड़ देते हैं। तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आए हैं जिनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ है। आर्मी सोल्जर्स को देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। ये सोल्जर्स वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर बनाते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है, इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस जगह पर अब कोई भी नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। ये आग सरकार ने खुद लगाई है, उन्होंने हमें देख भी लिया फिर भी हमें नहीं ले जा रहे। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल गई होती है, साथ ही उसकी आंखें भी सफेद लाइट की तरह चमक रही होती हैं। वो आदमी कहता है कि मेरे पास मत आना और मुझे छूने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर वो आदमी गिरकर मर जाता है और उसके हाथ से मोबाइल भी छूटकर गिर जाता है। तभी इजराइल मुस्कुराते हुए इस मरे हुए आदमी की आंखों पर कॉइन्स रख देता है और कहता है कि हम सब मरने वाले हैं। दूसरी तरफ ये लोग उस मरे हुए आदमी का मोबाइल फोन उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इस आर्मी ऑफिसर के फोन में कुछ फोटोज होती हैं जिनमें लोगों ने वायरस से बचने वाले सूट पहने होते हैं। ये देखकर नाचो समझ जाता है कि ये जो आदमी मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए हों और सरकार हमें इसलिए यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रही ताकि हमारी वजह से बाहर की दुनिया में इन्फेक्शन न फैल सके। इसलिए गवर्नमेंट ने इस जगह को सील कर दिया है और सरकार हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। उनकी नजर अभी भी हम पर है और अगर कोई भी यहाँ से बाहर जाएगा तो वो लोग उसे मार गिराएंगे, इसलिए हमें अंदर से ही मदद बुलानी पड़ेगी। तब नाचो इस आदमी के मोबाइल फोन से सिग्नल लाने की कोशिश करता है और वो एक टेबल पर
चढ़कर सिग्नल लाने के लिए फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है कि मोबाइल में नेटवर्क आ चुका है। नाचो अपने एक दोस्त को कॉल करता है। नाचो का दोस्त नाचो से कहता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सेटर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है और नाचो से मोबाइल छीनकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी टेबल पर ज्यादा लोड आने की वजह से टेबल टूट जाता है और उनका कनेक्शन कट जाता है। तब एंड्री दोबारा सिग्नल लाने के लिए नाचो से फोन मांगता है, लेकिन बार की मालकिन अम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का है जो इन्फेक्शन की वजह से मर गया है। ये फोन भी इन्फेक्टेड है और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्री को बार की मालकिन की ये बात बिल्कुल सही लगती है। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या इस आदमी को छू लिया है वो सब के सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। अब ये तीनों एक साइड पर खड़े हो जाते हैं और मोबाइल और उस डेड बॉडी को छूने वाले 5 लोग दूसरी साइड पर खड़े हो जाते हैं। तब एलेना कहती है कि हमें पागलपंती नहीं करनी चाहिए। घंटों से हम एक दूसरे के साथ हैं, अगर हमें इन्फेक्टेड होना होता तो अब तक हम इन्फेक्टेड हो जाते। लेकिन एंड्री अपनी बंदूक निकालकर एलेना से कहता है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद बार की मालकिन सर्जियो और एंड्री सभी को अपनी बंदूक से धमकाता है और कहता है कि तुम सब नीचे बंकर में चले जाओ और हम तीनों को यहीं पर छोड़ दो ताकि तुम्हारी वजह से हम लोग इन्फेक्टेड ना हो जाए और अपने साथ इस इन्फेक्टेड डेड बॉडी को भी नीचे बंकर में ले जाओ। ये पांचों ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन तभी एंड्री गोली चलाता है जिसके बाद इन लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी पांचों लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे बंकर में चले जाते हैं और उनके पीछे बंकर का दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया जाता है। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। नीचे बंकर में मौजूद 5 लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी ट्रिनी नाम की एक औरत की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर के 3 लोगों को चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सीढ़ियों पर खड़ी होकर दरवाजे को मारने के दौरान ट्रिनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते दौरान उसका पैर वहाँ पास रखे बॉटल्स के क्रेट्स पर लग जाता है जिससे वो बॉटल्स भी नीचे गिरकर टूट जाते हैं। बॉटल्स के अंदर मौजूद पानी एक साइड पर बहने लगता है जिससे इन 5 को अंदाजा हो जाता है कि जरूर यहाँ से नीचे बाहर जाने का कोई रास्ता है। जब ये लोग वहाँ पर पड़े गट्टों को हटाते हैं तो नीचे उन्हें एक ड्रेनेज नजर आता है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से बाहर जाएगा कौन। तभी इजराइल ड्रेनेज के जाली को हटा देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन इस ड्रेनेज का रास्ता बहुत तंग था, इसलिए इजराइल अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाता है और इस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रेनेज का छेद बहुत ही छोटा था जिससे वो नीचे नहीं जा पा रहा था और इजराइल छेद में फंस जाता है। तभी अचानक इन लोगों को गोलियों के चलने की आवाज आती है और उन्हें ऊपर मौजूद 3 लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आवाजें सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। तब ट्रिनी ऊपर लोगों की स्थिति देखने के लिए ऊपर जाकर बंकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बंकर का दरवाजा बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ट्रिनी के छूते ही उसके हाथ जल जाते हैं और वो चिल्ला पड़ती है, जिसके बाद ये लोग ट्रिनी के हाथों पर पट्टी कर देते हैं जिससे ट्रिनी को थोड़ा सुकून मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ होता है। अब वो लोग सब एक साथ मिलकर इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये लोग नीचे बैठकर चुपचाप इंतजार करते हैं जब तक ऊपर का मामला शांत न हो जाए। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं।